हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बढ़िया होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की, जहां पर आज की आपकी दूसरी क्लास होने वाली है, जो कि मैंने आपका टाइम रखा। अब थोड़ा सा आप सीरियस हो जाइए, और मैं भी सोच रही हूँ कि आप लोग के लिए हर चीज़ पॉसिबल हो पाए कर दूँ। तो यहाँ पर आज के लिए मैंने संस्कृत की क्लास को आपको लिया हुआ है, और टॉपिक वाइज मैं आपको हर चीज़ कवर करवाने का प्रयास करूँगी कि जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक मेंशन किया गया है सिलेबस में, वो टॉपिक यहाँ पर हमारे एग्जाम से पहले कवर अप हो जाएं। अभी भी वक्त है, जून में आपका पेपर होगा, उससे पहले तभी मई भर की पूरी मई चले। वैसे भी आज है 10 मई, तो आपके मई में भी इतने दिन हैं, फिर जून में प्रोसेस आएगा। जो भी चीज़ें रहेंगी टाइम के साथ हम पता कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। आप जुड़े शानी क्लास साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलिए। कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जेन्युइन रिप्लाई मिलेगा। या तो आप राज सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी, तो मैं आपकी जितनी हेल्प होगी उतना कर दूंगी। आज का जो टॉपिक है जिस पे हमें डिस्कस करना है, जानना है, पढ़ना है, वो है संस्कृत में वचन, लिंग, संख्या और वाक्य विचार। ये एक बड़ा सा टॉपिक है जिनमें हमें सब टॉपिक के बारे में डेली कुछ ना कुछ पॉइंट्स को पढ़ना है। आज मैं आपको एक टॉपिक पर चर्चा करूंगी, उस पर संबंधित बातों को बताऊंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके जो फर्दर टॉपिक्स हैं उन पे हम फुल डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की इसकी क्लास की। तो देखो फ्रेंड्स, जब हमें संस्कृत में वचन जानना है, तो हिंदी ग्रामर में वचन से हम वैसे भी फैमिलियर हैं। हम वचन जानते हैं कि 3 वचन होते हैं। हिंदी ग्रामर में हम जो वचनों के बारे में हमने पढ़ रखा है, हमको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है कि क्या क्या होता है। बस उसी से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको संस्कृत से थोड़ा सा रिलेट करना है। हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो सेम सेम होती। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार सीटेट का फॉर्म भरा होगा, तो जिन्हें आपको इंग्लिश इनकी मतलब वीक है या इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो संस्कृत का ऑप्शन वहाँ पे लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं और नंबर अच्छे से गेन भी कर सकते हैं, जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपके टारगेट एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, अभी भी टाइम है। सीटेट का फॉर्म आप लोग ज़रूर से ज़रूर, थर्ड सेमेस्टर वाले सभी बच्चे ज़रूर से फिलअप कर दें। अब चलते हैं टॉपिक पे, जानते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो एक मोस्ट प्रोबेबली आस्किंग क्वेश्चन हमेशा आता है, आ भी सकता है, थ्योरीज के फॉर्म में आता है कि वचन किसे कहते हैं। चाहे वो हिंदी ग्रामर में हो तब भी हमसे पूछा जाता है, और अगर संस्कृत व्याकरण की बात हो रही है तो वो भी हमसे पूछा ही जाता है। तो वचन किसे कहते हैं, अगर हम इस बारे में बात करते हैं, तो आइए जानते हैं इसकी एक छोटी सी परिभाषा जो मैंने यहाँ पर आपके साथ ली हुई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कि वचन किसे कहते हैं। 1 नंबर का कि वचन किसे कहते हैं, एक सिंपल सा प्रश्न आपके लिए, बेसिक चीज़ें हैं। तो जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है, जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है। कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, सामान है, थिंग है, कोई भी चीज़ें हैं, या कह सकते हैं कि लिविंग में है, ये जीवित ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा नॉन लिविंग में हो। कोई भी चीज़ है जो जीवित है, जो हमारे काफ़ी टाइम में इर्द गिर्द है, आसपास है, तो देख सकते हैं कि जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो रहा है, हमको उस पदार्थ की जो संख्या है कि वो कितनी है, वो बोध हमारा हो रहा है, उसका हमको आंसर मिल रहा है। जब हम प्रश्न करते हैं कि वो चीज़ कितनी है, वो चीज़ क्या है, तब जब हमको उसका आंसर मिलता है तो वो हमारा वचन कहलाता है, उसे हम वचन कहते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी भी शब्द में किसी पदार्थ की संख्या का बोध हो रहा है, कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य है, और उसमें आपको ये चीज़ दिख रही है कि वहाँ पे आपको उस पदार्थ की संख्या का बोध हो रहा है कि वो सामान कितना है, वो कितना अमाउंट है, कितना का प्रश्न अगर आपको मिल रहा है, तो बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको वचन की एक सिंपल सी परिभाषा आपको देखने को वहाँ पर मिल रही है। तो वचन किसे कहते हैं, जिससे किसी पदार्थ की संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक डाउट ये होगा कि मैम ये संस्कृत में है, यही हिंदी की परिभाषा होती है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी चेंज नहीं है। जो चीज़ संस्कृत में है वही चीज़ हिंदी में भी संस्कृत वाली सेम सेम चीज़ें। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वचन अगर लिखा है तो वचन के बगल आप जो है बिंदी लगा दीजिए, ये संस्कृत में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको अगर सिंपल तरीके से संस्कृत में ये वचन की परिभाषा पूछता है तो आप नॉर्मल तरीके से लिख लो, कोई नंबर नहीं कटने वाला। मैंने खुद लिखा है इसलिए खुद बोल रही, कोई नंबर नहीं कटा और बढ़िया नंबर मिला, सारे सेमेस्टर बिना बैक के क्लियर है। तो आपको मेहनत करनी होगी, ऐसा नॉर्मली लिखो, हल प्रॉपर तरीके से लो तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं टॉयज़ के प्रकार की। तो प्रकार हमें पता है, वचन के प्रकार कितने होते हैं, तो वचन के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। अब देखो, अब वचन के 2 प्रकार हमने एक प्रकार से मतलब देखे हैं ज़्यादा, लेकिन मेनली ये को ध्यान रखना है कि हमको संस्कृत में 3 देखने को मिलता है, हिंदी में भी 3 है। लेकिन जैसे कि आप ये जानो कि कभी कभी आपको सिर्फ एक वचन, द्विवचन ही देखने को मिलेगा बहुत जगह, और कभी कभी हमें ऑप्शंस में भी आता है। तो देखो, एक बात ध्यान रखना कि पीएनपी के द्वारा पेपर बनाया जाता है, उसमें कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे देखोगे कि उसमें से ऑप्शन सही नहीं रहेगा, तो कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पर 3 एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हम इनका प्रयोग ज़्यादा यहाँ पर बहुवचन तक हम ज़्यादा प्रयोग संस्कृत में ही करते हैं। मेनली हिंदी में हम एक वचन द्विवचन तक ही टिके रहते हैं। आगे बढ़ने की जो बात है वो बहुवचन में संस्कृत में ही आती है। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक वचन, जो तीनों वचन बताए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वचन क्या है, इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो चीज़ें हमारी और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम एनीवन? बेसिक है ना? देखो हमने तो पढ़ा है ऑलरेडी, अब हमें सिर्फ रिवीजन करना है इन सारी चीज़ों का। तो आराम से ऐसे जितने भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, तो आपने अगर सिलेबस नहीं देखा तो एक बार सिलेबस आप देख लेंगे, खुद ही आपको क्लियर हो जाएगी क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक वचन क्या होता है। आपको एक सिंपल सा लिखने को आएगा कि एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन के बारे में बताइए। तो जिससे एक का बोध होता है, यानी कि एक संख्या के बोध हों, उसे हम एक वचन कहते हैं। ऐसे शब्द आपको दिए हैं या वाक्य आपको दिया है, कुछ भी आपको दिया हो और उससे आपको ये प्रतीत हो रहा हो कि यहाँ पर एक संख्या का बोध हो रहा है, तो वो एक वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूँ, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन की परिभाषा आपसे सामान्यतः पूछी जा रही है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, परिभाषा जो है नॉर्मल सी वो लिखनी होगी। उसके बाद आपको वहाँ पर खुद से बिना पूछे एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पर दिया है अश्वः, अश्व यानी कि घोड़ा होता है, ये बात आपको मालूम है। तो यहाँ पर संस्कृत का हम प्रयोग कर रहे हैं या हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बिंदी इंक्लूड की, जिसको हम अश्वाह कह रहे हैं। तो ये एक घोड़ा है। अश्वा का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक घोड़ा है, जो कि आपके अगर लिंग की बात करते हैं तो ये पुल्लिंग लिंग है, और घोड़ा यहाँ पर क्या है, एक घोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं और एग्जाम्पल भी मैंने लिए हैं। बालिका, बालिका है तो बालिका यानी कि एक लड़की है जो कि स्त्रीलिंग का संबोधन कर रही है। दूसरा है फलम, तो यहाँ पर ये एक फल की बात हुई जो कि एक नपुंसक लिंग में आएगा। तो मैंने लिंग का भी छोटा सा यहाँ पर लिया कि कौन क्या है, वैसे हमें पढ़ने में ही मालूम हो जाता है कि किस लिंग की यहाँ पर बात कर रहा है। तो ये आपका अश्वा हो गया, फिर आपका बालिका हो गया, फिर आपका फलम हो गया, जहाँ पर ये चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं। आई होप सो कि नहीं प्रॉब्लम होगी, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ थोड़ी और बातें इनके बारे में एकदम क्लियर से समझ जाएंगे, तब आपको पढ़ने में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। देखो कह रहा है कि एक शब्द एक वचनांत होता है। ठीक है, एक शब्द, क्योंकि हम एक वचन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक शब्द एक वचनांत होता है, इसीलिए एक घोड़ा दौड़ता है। इसीलिए एक घोड़ा दौड़ता है, और इसका अनुवाद क्या होगा, एकः अश्वा धवति। हमने जब संस्कृत में प्रयोग किया तो हमने यहाँ पे बिंदी को इंक्लूड किया, एका अश्वा धवति ऐसा होगा। किंतु यदि इस वाक्य में एका शब्द नहीं भी दिया जाए, अगर ऐसा रहे कि ये ज़रूरी नहीं कि इसमें एका शब्द नहीं भी दिया जाए, अश्वा धवति अगर लिखा है तब भी ये बात पढ़ी जाएगी, और यही इसका अर्थ भी निकलेगा कि एक घोड़ा दौड़ता है, क्योंकि अश्वा जो है वो कर्ता कारक एक वचन होता है। ये पहले से फिक्स्ड है कि कर्ता कारक एक वचन और पुल्लिंग लिंग में आएगा। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये आपको बताया गया कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम एक वचन के सारे उदाहरण को लिख रहे हैं या एक वचन के उदाहरण लिखे तो वहाँ पर एक, द्वा, त्रि, चतुर्थ ऐसे चीज़ें वहाँ पर लिखी हों। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। वहाँ पर अगर जो है अश्वाधवति लिखा तो इसका मतलब कोई एक घोड़ा है जो कि वहाँ पर दौड़ रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैसे एक वचन को पहचानना आ जाए तो आप ये मत सोचिएगा तो एक इसमें लिखा ही नहीं है तो इसका मतलब क्या, नहीं, ऐसे नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से बालिका पठति, बालिका पठति का मतलब क्या है कि एक लड़की पढ़ती है। फलम पतंति का मतलब क्या है कि एक फल गिरता है। तो इन वाक्यों में बालिका और फलम एक वचनांत हैं। ठीक है, बालिका और फलम जो है वो एक वचनांत दिए गए हैं। तो यहाँ पर है कि द्वा, युग, युगम, युगल आदि जो होते हैं ये द्विवचन बोधक होते हैं। जैसे द्वा लिखा हो, द्वम लिखा हो, द्यु लिखा हो, युग लिखा हो, युगम लिखा हो, युगल लिखा हो, तो ये द्विवचन का बोध करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही सामान्यतः प्रयोग किए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो द्विवचन में आते हैं, उनका एक वचन में हम प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इसी जगह हम ये देखते हैं कि जैसे देखिए त्रया लिखा हो, त्रय लिखा हो, त्रियत लिखा हो, चतुष्टय लिखा हो, वर्ग है, समूह है, गण है, कुल है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो बोध ही हो रहे हैं कि यहाँ पर होने पर भी एक वचनांत होते हैं। देखो आपको, जैसे आपने विभक्ति के बारे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं फिर पढ़ाऊँगी, तो आपको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे करके आता है ना, जिसमें पता चलता है कि कौन सी विभक्ति की बात कर रहा है, किस में क्या होगा। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ये बातें हैं।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ एक देखो, ये चीज़ें तो एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं लिखनी है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए कि क्या चीज़ें यहाँ पर है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको एकवचन की परिभाषा पूछ रहा है तो आप सिंपल से एकवचन की परिभाषा लिखो, उसके बाद उसके नीचे 2 3 4 आप एग्जाम्पल्स पूछ लो, इनफ है। उससे ज़्यादा आपको परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट द्विवचन के बारे में कुछ बातें जो करते हैं। जैसे प्रश्न बन जाए कि द्विवचन क्या होता है, आप द्विवचन से क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम जिससे दो का बोध हो, ऐसा जैसे यहाँ पर दो संख्या का बोध हो रहा है या दो वस्तुओं का बोध हो रहा है, जिसमें दो का बोध हो अर्थात दो मात्राएं, जिसमें दो मात्रात्मक संख्या का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे ऊपर लिखा था अश्वा, तो यहाँ पर अश्वो लिखा, ठीक है। औ की मात्रा लग गई तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी पुल्लिंग लिंग वही है। लेकिन पहले क्या था कि एक घोड़ा था, घोड़ा जो था वो एक था और एक की बात हो रही थी, वो एक वचन का उदाहरण था। लेकिन अब घोड़ा जो है वो दो हो गया है, तो दो घोड़े की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो बालिके, बालिके का मतलब क्या होता है, दो लड़कियाँ, ठीक है। बालिके, बालिका था, फिर यहाँ पर क्या आया, बालिके आया, यानी कि कोई भी दो लड़कियों की बात हो, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो दो है, तो ये भी इससे का बोध कर रही हैं। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर फले लिखा, वहाँ पे फलम लिखा था, तो फले का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी दो फल है, आम है तो दो आम है, सेब है तो दो सेब है, केला है तो दो सेब है, ठीक है। तो ऊपर ये 3 जो एग्जाम्पल दिए हैं, एक बात ये ध्यान रखें कि मैंने ऊपर जो एक वचन के एग्जाम्पल लिए वो भी सेम दिए, और उसी का मैंने जो दो वचन का लिया वो भी सेम लिया, इसलिए ताकि आपको क्लियर रहे कि अश्वा और अश्वो दोनों आप पहचान पाओ कि कौन सा, जगह आपको कभी प्रश्न बन जाए कि एक वचन का वाक्य कौन सा है, दो वचन का वाक्य कौन सा है, तो आपको छांटने के लिए आसानी होगी। और क्योंकि ये अश्वा और अश्वो जो है संस्कृत में लिख कर आएगा, तो इसलिए आपको जब इसका अर्थ पता रहेगा तो आप इसको आसानी से कर लोगे। और मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें बारीकी के साथ इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि आपके सिलेबस में शब्द रूप दिया गया है, वो शब्द रूप और वो धातु रूप तो आपको तभी क्लियर होगा जब आप इस चीज़ को ध्यान से समझते चलेंगे। अब देखो क्या कह रहा है कि अश्वो, बालिके और फले शब्द जो है वो कर्ता कारक द्विवचन के रूप में दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अश्वो दिया गया है, वो बालिके जो दिया गया है, वो फले जो दिया गया है, ये कर्ता कारक द्विवचन के रूप में हमें यहाँ पे इंगित किए गए हैं। और हिंदी व्याकरण में द्विवचन नहीं होता है, देख लो। अब जैसे यहाँ पर नहीं होता है का मतलब यहाँ पर क्या है, इसीलिए हिंदी में द्विवचन का बोध कराने के लिए हिंदी वाक्य में दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे दो घोड़े, दो लड़कियाँ। हाँ, जब आप हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है ना कि दो लोग, कोई दो लोग जा रहे हैं, कोई दो लोग आए थे, तो वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। आपको इतनी सारी बातों में जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ें हैं जिससे प्रश्न बनेगा, जो आपको याद रखना है, वो आपको इसकी एक परिभाषा याद रखनी है और इससे संबंधित जो ये 3 एग्जाम्पल दिया है ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि केवल घोड़े, देखो ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, केवल घोड़े या लड़कियां कहने से द्विवचन का बोध नहीं होता है, बहुवचन का बोध होगा। किंतु संस्कृत में दो शब्द नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए संस्कृत और हिंदी व्याकरण जैसे कि भाषांतर का अंतर पाया जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके, ये सारी टॉपिक ना ये आपको टेट के टॉपिक से काफ़ी समझ में आती हैं, जो टेट में संस्कृत को चूज़ करता है, क्योंकि उसमें हमें कुछ सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जिसमें हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। फिलहाल आपके डीएलएड में आपको सिर्फ साधारण सी एक परिभाषा याद रखनी होगी और उसके 2 से 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने होंगे, और आपको पहचानना आना चाहिए कि आप पहचान पाओ कि किसके वचन की बात इसमें सेंटेंस में दी गई है। आगे बढ़िए, इसी के साथ बात कर लेते हैं बहुवचन की। बहुवचन का मतलब है कि दो से ज़्यादा की संख्या का बोध हो, चाहे वो कोई सामान हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो। तो जिससे दो से अधिक संख्या का बोध होता है या दो से अधिक चीज़ें वहाँ पर होती हैं उसको हम बहुवचन कहते हैं, और हमको उसका उत्तर जो है बहुवचन के रूप में मिलता है। जैसे अश्वा, तो बड़े आ की मात्रा लगाई और बिंदी को लगा दिया तो अश्वा है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि कई घोड़े हैं, दो घोड़े तो एक संख्या है तो बोल देते हैं दो घोड़े हैं, लेकिन बहुवचन की बात है तो कई घोड़े हैं, तो ये आपका पुल्लिंग हो गया, कई घोड़े हैं। बालिका की अगर हम बात करते हैं तो कई लड़कियां हैं जो कि स्त्रीलिंग का बोध कर रही हैं। उसके बाद फलानी, फलम फले फलानी, तो ये देखो आप ऐसे ही पढ़, बालिका बालिके बालिका, रूप चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें आप एक वचन द्विवचन जो वहाँ पर शब्द रूप पढ़ोगे, कोई फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ऐसे ही तो है। बालिका बालिका बालको, बालिका बालको बालिका, ठीक है। बालिका बालिके बालिका, यही तो इसमें लिख के आया था, इससे पहले वाले में ए की मात्रा लगी हुई थी। तो शब्द रूप भी यहाँ पर आपको इसी वचन के साथ साथ चलता है, इसीलिए मैंने पहले वचन को लिया, फिर पुरुष को लूँगी, लिंग को लूँगी, उसको बताऊँगी, फिर मैं आपको शब्द रूप पे जाऊँगी, शब्द रूप से फिर मैं आपके धातु रूप पे जाऊँगी, ताकि आपको ढेर सारी धातु रूप भी क्लियर हो जाएगी, आपको शब्द रूप भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ फिर फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, ये आज आपकी दूसरी क्लास हो रही है। मैंने आपके कहने पे, आपके इतने सारे लोगों के कहने पे, जो भी डेली आने वाले हैं फेवरेट स्टूडेंट कहलाएंगे, उनके लिए मैंने ये 2 क्लास को
अरेंज किया कि चलो कि ठीक है 10 बच्चों के लिए ही मेहनत कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो 2 में मेहनत कर लिया तो 2 और कर सकते हैं। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से आइए, देखिए, समझिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर दिया गया है कि अश्वा बालिका फलानी कर्ता कारक बहुवचन के रूप में है, ठीक है। जैसे कुछ सारे ऐसे शब्द होते हैं कि वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, बार बार जब पढ़ते हैं देखते हैं तो हमें याद हो जाते हैं। जैसे वर्षा, वर्षा आप जान रहे हैं बारिश, तो ये वर्षा जो है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, कभी आप इसको एक वचन में नहीं करते। कभी कभी क्या होता है कि टेट में आपको आंसर आता है, क्वेश्चन आता है कि वर्षा कौन सा वचन है, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, हमको ऐसे टिक करने को मिलता है पेपरों में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होती हैं, वो किसी और वचन में आ ही नहीं सकती हैं। तो जैसे वर्षा हो गया, प्राण हो गया, सिकता यानी कि बालू होता है, बालू आप जान रहे हैं सैंड, अश्रु यहाँ पे प्राण, अश्रु है, प्राण है, दात है, धारा है, कार की गति है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं टेट में। और टेट की तैयारी जब आप करेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे और जो हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर आपकी 16 मिनट की क्लास मैंने अरेंज की है। आज दूसरी क्लास है हमारी, हम इस तरीके से क्लास करेंगे तो आपको मैं 25-25 मिनट की क्लास को अरेंज करने का प्रयास करूँगी, ताकि मैं आपको 1 घंटे में 2 सब्जेक्ट जो चल रहे हैं उनमें जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आप चैप्टर वाइज की चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे काफ़ी कुछ ज़्यादा आएगा। इससे अच्छा कि जितना सिलेबस में मेंशन किया गया है वो टॉपिक को उठाना है मुझे, और उस टॉपिक पे एक थ्योरी देनी है छोटी सी, मुझे 10 मिनट की उस पर थ्योरी देनी है और 10 मिनट का उसमें मुझे क्वेश्चंस करवाना है, ताकि मेरा टारगेट यही रहेगा। जैसे मैंने पानीपत की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा थ्योरी बताया, थ्योरी बताने के बाद संबंधित प्रश्न बता दिए, जो कि प्रश्न आपके पेपर में बनता है इस तरीके से। तो उसी तरीके से आपके सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जितने भी टॉपिक हैं जो इससे पहले चैप्टर वाइज पढ़ाया वो ठीक है। ये सारी प्लेलिस्ट जितनी भी है ये सारी आपको लिंक वहीं पर मिलेगी आपके उसी प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट। लेकिन ये है कि अब मैं आपको चीज़ें टॉपिक वाइज, टॉपिक ओरिएंटेड करवा दूँगी, तो वो चीज़ें आपकी बेस्ट हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रही आज की आपकी क्लास, मिलेंगे फिर हम कल सेम टाइम पे। आपकी एक क्लास मैं 8 PM पर रखती हूँ, जिसमें आपकी कोशिश रहेगी कि मैं लाइव ले लूँ कुछ दिन ज़्यादा, कुछ दिन मैं लाइव ले लूँ ताकि आपकी पंक्चुअलिटी भी बन जाए। थोड़ा मैं अपना काम और पीछे डिले करके मैनेज करूँगी क्योंकि मुझे लेट नाइट वर्क करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ें होंगी, और दूसरी क्लास जो है वो आपकी 8 से 8:30 होगी, फिर 8:30 से 9 आपकी 2 क्लास ये यहाँ पर हो जाएगी, एक के बाद एक, ताकि आप भी उसी टाइम पर पंक्चुअलिटी के साथ सारा काम करके उस टाइम पर मिलो। अपनी क्लासेस को आप जोर से करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तैयारी हो जाएगी, बस साथ दो चीज़ें हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। सेकंड में बेस्ट हुआ तो थर्ड में भी कर लेंगे, बस विश्वास रखना होगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, मिलते हैं कल।